हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है हार्ट साइकिल या फिर कार्डियक साइकिल। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है कार्डियक साइकिल। तो हम इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट अभी डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट हम कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले बच्चों हम कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करेंगे। जैसे पहला पॉइंट है हमारा पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। अब मैंने आपको बताया था हार्ट का काम क्या है, वो ब्लड को फोर्स करता है या फोर्स देता है, जिसकी वजह से ब्लड फोर्सफुली मूव होके ब्लड वेसल से किसी बॉडी पार्ट तक पहुंच जाता है। तो ब्लड को फोर्स पंप कौन देता है, हार्ट। तो किस तरह से, तो हमने पहले भी पढ़े थे कि यहाँ पे इस तरह के 4 चेंबर हार्ट में होते हैं। जिस 4 चेंबर में अलग अलग तरीके से ब्लड आता है। अगर सपोज यहाँ पे ब्लड आया तो यहाँ जाता है, यहाँ पे आया तो यहाँ जाता है। इस तरह से ब्लड पंप होके निकल जाता है। लेकिन जब ब्लड किसी एक पार्ट में चेंबर में एंटर करता है तो उसकी क्वांटिटी फिक्स होती है, क्योंकि चेंबर की कैपेसिटी ही उतने ml ब्लड को अंदर रखने की होती है। अगर सपोज ब्लड 70 ml आ रहा है एक चेंबर में, तो चारों चेंबर में वो सेम ही आएगा, उतनी ही क्वांटिटी वो ब्लड वेसल में पुश करेगा। अगर ऑर्टा में ब्लड जा रहा है पुश होके पंप होके, तो वो 70 ml ही जाएगा। अब हमारा हार्ट 1 मिनट में 72 बीट्स देता है। इन 1 मिनट गिव 72 बीट्स, मतलब हमारा हार्ट 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ठीक है। और हर एक बार वो 70 ml ब्लड पुश करता है आवर्टा में। ये होगी उसकी पंपिंग एक्शन। ब्लड आना, एट्रिया में, वेंट्रिकल में जाना और वेंट्रिकल से फोर्सफुली ब्लड वेसल में पुश होना। तो कितनी क्वांटिटी पुश करता है एट द टाइम, 70 ml एक बीट में। अब एक बीट में वो 70 ml कर रहा है और 1 मिनट में 72 बीट्स हो रहे हैं। तो अगर हम इनका टोटल करते हैं तो हमें मिलता है 5040 ml ब्लड। मतलब हमारा हार्ट 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को पंप कर रहा है, पुश कर रहा है आवर्टा में। कितना, 5 लीटर। तो दिस इज द कैपेसिटी ऑफ हार्ट। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ हार्ट। The capacity of heart means the maximum amount of blood pumped by a heart in 1 minute is known as capacity or output of heart. Capacity or output of heart. Output of heart. ये इसकी डेफिनेशन हो सकती है। अगर इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि 1 मिनट में हार्ट किस तरह से ब्लड को पंप कर रहा है। अब यहाँ पे वर्ड आया बीट, मतलब हार्ट बीट। कौन सा वर्ड आया यहाँ पे, हार्ट बीट। तो हार्ट बीट क्या होती है, हार्ट बीट की डेफिनेशन अगर हम करने जाएंगे कि जब हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्शन करता है और एक बार रिलैक्सेशन करता है। मतलब अगर हार्ट ने एक कॉन्ट्रैक्शन किया, साथ में उसको फॉलो करते हुए रिलैक्सेशन किया एक बार, तो वो हो गए 1 हार्ट बीट। वो हो गई 1 हार्ट बीट। अब वो 1 सेकंड में कितनी बार कर रहा है, 72 बार।
एक मिनट में कितनी बार कर रहा है? 72 बार। अगर हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्शन एक बार रिलैक्सेशन कर रहा है, वो हार्ट बीट हो गई। अब वो एक मिनट में 72 बार कर रहा है हार्ट बीट, ये हो गया अब हार्ट बीट। अब ऐसे ही रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होने के बाद फिर से वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन फिर से कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो एक पूरा कंप्लीट इवेंट होता है, जो साइकिल पूरा करता है, इसी साइकिल को बोला है कार्डियक साइकिल। इसी साइकिल को बोला है कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल मतलब की डेफिनेशन हम इस तरह से कर सकते हैं, कार्डियक साइकिल rhythmic event occur in heart to complete one cycle of contraction and relaxation is called cardiac cycle. Rhythmic event occur in heart to complete one cycle of contraction and relaxation, again contraction, that known as the cardiac cycle. ये हो गया हार्ट बीट, ये हो गया कार्डियक साइकिल। अब हो गया स्ट्रोक वॉल्यूम। अब हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब जब एक बीट होती है तो एक बीट में हार्ट जितना ब्लड पुश कर रहा है ब्लड वेसल में, उसे हम क्या बोलेंगे? स्ट्रोक वॉल्यूम। वो कितना है हमारा? 70 ml। मतलब अगर एट्रिया में जितना ब्लड आया उतना ब्लड कहाँ जा रहा है? वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल से उतना ब्लड कहाँ जा रहा है? आवर्टा में। तो ये इसमें क्या हो रहा? एट्रिया कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा, फिर वो रिलैक्स हो रहा, तब ब्लड कहाँ पे जा रहा? वेंट्रिकल में। फिर वेंट्रिकल कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा, फिर रिलैक्स हो रहा, फिर ब्लड कहाँ जा रहा? आवर्टा में। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन एक ब्लड कंप्लीट होके एक ब्लड के साथ वो वॉल्यूम ऑफ ब्लड कहाँ पे जा रहा? ब्लड वेसल में। तो ये क्या हो गया? पहले एक स्ट्रोक हो गया। इस एक स्ट्रोक में इतना ब्लड को पुश कर रहे हैं, तो दिस इज द स्ट्रोक वॉल्यूम। ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट वेंट्रिकल पंप ब्लड into aorta is known as the complete heart beat में वॉल्यूम ऑफ ब्लड जितना पुश हो रहा है या पंप हो रहा है ब्लड वेसल में, दैट नोन एज द स्ट्रोक वॉल्यूम। तो हमने क्या देखे? हार्ट बीट देखे, हमने क्या देखे? कार्डियक साइकिल देखे, हमने क्या देखे? स्ट्रोक वॉल्यूम देखे। तो ये हो गए हमारे क्या? पंपिंग एक्शन। तीन इवेंट हो रहे हैं, एक हो रहा है एक हार्ट बीट और एक हो रहा स्ट्रोक वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ ब्लड पुश इन द ब्लड वेसल। और इसके पूरे रिदमिक साइकिल जो कंप्लीट हो रहा वो क्या? कार्डियक साइकिल। अब इसके बाद हम देखेंगे कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, जिसमें कंडक्टिंग टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं। मतलब बच्चों जब हार्ट में इस तरह का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कॉन्ट्रैक्शन करने की सिस्टम में कौन से कंडक्टिंग टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि मायोकार्डियल मसल्स, जिसमें कार्डियक टिश्यू होते हैं, ये टिश्यू कंडक्टिंग का काम करते हैं, ये टिश्यू कंडक्टिंग का काम करते हैं। तो दूसरा है ऐसे नोड, जिसका लॉन्ग फॉर्म है साइनो एट्रियल नोड। और तीसरा है एवी नोड, जिसका लॉन्ग फॉर्म है एट्रियो
वेंट्रिकुलर नोड, ये तीन ऐसे पार्ट है जो इंपल्स कंडक्ट करने का काम करते हैं और वो इंपल्स कंडक्ट होने की वजह से हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो इंपल्स कंडक्ट करना, इंपल्स स्प्रेड करना और कॉन्ट्रैक्शन करने में ये तीन पार्ट का सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर मायोकार्डियल मसल्स की बात करें तो इसमें जो टिश्यू होते हैं जिनका नाम है कार्डियक टिश्यू, द स्पेशलाइज्ड टिश्यू ओनली ऑन found in the heart, which consist of nodes which transfer fastly impulses to one side to another. AC node, sinoatrial node is situated on the atrial part में, एट्रियम में पाया जाने वाला है ये। इसका काम है impulses कंडक्ट करना और एट्रिया का कॉन्स्ट्रिक्शन करना। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड ये जो होता है ये नोड वेंट्रिकल में पाया जाता है और इसका काम होता है कि वेंट्रिकल को इंपल्सेस देना और उसका कॉन्स्ट्रिक्शन करने में हेल्प करना, मतलब वेंट्रिकल में इंपल्सेस कंडक्ट करके स्प्रेड करना। तो ये तीन ऐसे पार्ट है जिसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब देखिए हार्ट में कि कोई भी नर्व नहीं होती, इसलिए इंपल्सेस जब ऐसे नोड तक पहुंचते हैं तो ऐसे नोड स्टिमुलेट हो जाता है और स्टिमुलेट होने के बाद इंपल्सेस जनरेट करके स्प्रेड करता है, मतलब कंडक्ट करके स्प्रेड करता है। जब ऐसे नोड इंपल्सेस कंडक्ट करके स्प्रेड करता है वो दोनों एट्रिया में इंपल्सेस देता है, जिसकी वजह से एट्रिया क्या हो जाते हैं, स्टिमुलेट होकर कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं। कॉन्स्ट्रिक्ट करना कौन करता है, मायोकार्डियल मसल। तब ब्लड क्या होता है, वेंट्रिकल में आ जाता है और दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब देखो बच्चों, वेंट्रिकल में जब ब्लड आ गया तब ये इंपल्सेस ऐसे नोड के रिश्यू करता है एवी नोड जो वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है और वो क्या करता है, उसको वेंट्रिकल में स्प्रेड करता है और वेंट्रिकल उससे कॉन्स्ट्रिक्ट होता है और ब्लड पुश होता है ब्लड वेसल में। तो इस तरह से कंडक्टिंग सिस्टम काम करती है। तब हम देखते हैं डायग्रामेटिकली कि किस तरह से ये वर्क होता है कार्डियक साइकिल। तो आप इसे नोट डाउन कर दीजिए बच्चों। अब हम देख रहे हैं कार्डियक साइकिल। अब हम देख रहे हैं कार्डियक साइकिल। जब एक हार्ट बीट कंप्लीट होता है तो ये हार्ट बीट पूरा कंप्लीट होता है कार्डियक साइकिल के साथ, तो पूरा एक कार्डियक साइकिल 1.8 सेकंड का होता है। 1 कार्डियक साइकिल। ऐसे 72 बीट्स होते हैं हार्ट में, तो जिसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। अगर हम कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं तो उसको बोलते हैं सिस्टोल, मींस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। और अगर हम रिलैक्सेशन देखते हैं तो वो हो गया डायस्टोल, उसे बोलेंगे रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। ऐसे दो तरह के इवेंट हार्ट में होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट को सिस्टोल बोलेंगे और रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट को डायस्टोल बोलेंगे। तो कंप्लीट सिस्टोल एंड कंप्लीट डायस्टोल, ये दोनों इवेंट जब हम कंसिस्ट करते हैं तो वो 0.8 सेकंड के होते हैं, जिसमें दोनों इवेंट क्लोज होने के बाद एक रिदमिक साइकिल कंप्लीट होता है, उसे ही हम बोलेंगे कार्डियक साइकिल 1.8 सेकंड का। अब हम अगर डिस्कस करते हैं इसके बारे में, तो पहले हम लेंगे सिस्टोल। तो वो है एट्रियल सिस्टोल, मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। अब हम मैंने यहाँ पे हार्ट की डायग्राम निकाली है जिसको मैंने डोनेट किया है ऐसे नोड से। ये ऐसे नोड है, जब एट्रियम में ब्लड आता है और वो पूरी तरह से फिल हो जाता है, इस ब्लड वेसल द्वारा यहाँ पे ब्लड एंटर करता है और पूरा ब्लड से एट्रिया फिल हो जाता है, जो कम से कम 70 ml हो सकता है। ऐसा ब्लड जब आ गया
तो ये वॉल्व बंद हो जाता है। जो ट्राइस्पिड वॉल्व नाम का वॉल्व होता है जिसमें 3 पल्ले होते हैं, कप्पे होते हैं, ये वॉल्व बंद होने के बाद ये भर जाता है। ऐसे नोड इंपल्सेस रिसीव करता है और उन्हें स्प्रेड करता है पूरे एट्रिया में, दोनों एट्रिया में, ये भी एट्रिया ही है। इस एट्रिया में वो ब्लड को इंपल्सेस को ट्रांसफर करता है, इंपल्सेस कंडक्ट करके ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से ये दोनों कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं और ब्लड पूरी तरह से एंटर करता है वेंट्रिकल में। तब यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये पार्ट है एवी नोड। ये एवी नोड को इंपल्सेस रिसीव करता है और पूरे इंपल्सेस इसमें स्प्रेड करता है, जिसमें ये जो ब्लैक कलर का मैंने दिखाया है वो है बंडल और हिस, और ये जो ब्लू कलर के मैंने ब्रांचेस दिखाया है वो है परकिंजे फाइबर। वेंट्रिकल के सभी वॉल में इस तरह के एवी नोड आगे बढ़ते हुए जाता है, जिसका डार्क लाइन का नाम है बंडल ऑफ हिस, और उसमें से ब्रांचेस निकलते हैं, उनको बोला है परकिंजे फाइबर। इंपल्सेस ऐसे नोड के आए हुए इंपल्सेस एवी नोड रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद वो इंपल्सेस पूरे वेंट्रिकल में बंडल ऑफ हिस और परकिंजे फाइबर के साथ स्प्रेड करता है, जिससे वेंट्रिकल के मसल्स कॉन्ट्रिक्ट होते हैं और वेंट्रिकल का ब्लड पुश होके कहा जाता है ब्लड वेसल में। इस तरह से ये इवेंट होता है, जिसमें एट्रियल का सिस्टोल हो गया, मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ एट्रिया, जिसमें एवी नोड ने इंपल्सेस स्प्रेड किए और एट्रिया को कॉन्स्ट्रिक्ट किए, तो ये होगा 0.1 सेकंड का। अब अगर हम वेंट्रिकल सिस्टोल देखते हैं तो जब वेंट्रिकल में ब्लड आता है, फिल हो जाता है, तब इंपल्सेस वेंट्रिकल में स्प्रेड होते हैं एवी नोड द्वारा और इनका कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, मतलब वेंट्रिकल का सिस्टोल। तो ये होता है 0.3 सेकंड का, मतलब 0.4 सेकंड यहाँ पे चले गए। अब ब्लड जाने के बाद हार्ट क्या करता है, एक कंप्लीट रिलैक्सेशन लेता है। हार्ट क्या करता है, कंप्लीट रिलैक्सेशन लेता है, जिसे हम बोलेंगे हार्ट डायस्टोल। और ये पूरा का पूरा इवेंट होता है 0.4 सेकंड का, और इस तरह 0.8 सेकंड में ये कंप्लीट कार्डियक साइकिल हो जाता है, इवेंट कंप्लीट हो जाता है। एट्रिया में ब्लड आना एक सिस्टोल हो गया, कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, ब्लड वेंट्रिकल में जाना, उसके बाद वेंट्रिकल का कॉन्स्ट्रिक्शन होना और ब्लड फिर इस ब्लड वेसल में जाना और उसके बाद हार्ट रिलैक्सेशन लेना, तो ये हो गया इवेंट 0.1, 0.3 एंड 0.4 का। तो ये पूरा इवेंट क्या है, कार्डियक साइकिल है, जिसमें ब्लड आना और ब्लड चले जाना, साथ में हार्ट का कॉन्स्ट्रिक्शन भी होना और रिलैक्सेशन भी होना। तो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन मतलब डायस्टोल। अगर हम इसको दूसरी तरह से समझने जाए तो एट्रियल का सिस्टोल हो गया, जिसमें एट्रियल में ब्लड आ गया दोनों एट्रियल में और इंपल्स स्प्रेड हो गए एसी नोड में। अगर हम वेंट्रिकल का सिस्टोल बोलते हैं तो ब्लड वेंट्रिकल में आना, इंपल्स स्प्रेड होना परकिंजे फाइबर में और उसका कॉन्स्ट्रिक्ट से पुश करना। तो ये हो गया एट्रियल वेंट्रिकल सिस्टोल। अगर हम इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करते हैं तो जो ग्राफ इसमें इस्तेमाल करते हैं वो ग्राफ का नाम है ECG। उस ग्राफ का नाम है ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और दूसरा नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये मशीन का नाम है, जो मशीन एक हार्ट की इंपल्स है सिस्टोल डायस्टोल डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जो पेपर आता है बाहर
प्रिंट आउट होके ग्राफ का, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब ये कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पे मैं डायग्राम निकाल रहा हूँ, इस डायग्राम में पी क्यू आर एस टी 4 पॉइंट दिए हुए हैं। ये चारों पॉइंट एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकल सिस्टोल और हार्ट डायस्टोल तीनों बता रहे हैं। अब P जो है, ये P क्या बता रहा है हमें? एट्रियल सिस्टोल। P क्या बता रहा है हमें? एट्रियल सिस्टोल P। और QRS क्या बता रहा है हमें? QRS बता रहा है वेंट्रिकल सिस्टोल। QRS क्या बता रहा है? वेंट्रिकल सिस्टोल। और हार्ट कंप्लीट हार्ट डायस्टोल हमें क्या बता रहा है? T पॉइंट बता रहा है। तो ये हमारे 4 पॉइंट हो गए, ठीक है। P बता रहा है एट्रियल सिस्टोल, QRS बता रहा है वेंट्रिकल सिस्टोल और हार्ट पूरे कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल क्या बता रहा है? T पॉइंट बता रहा है। तो वो यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं। P में ये जो ग्राफ आ रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि ब्लड दोनों एट्रियल में आ रहा है बच्चों। अब एट्रियल में जब ब्लड आ रहा है तो एट्रियल कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है ड्यू टू द इम्पल्स स्प्रेड बोथ एट्रियल, और वो दरवाजे ओपन हो रहे हैं, ब्लड नीचे उतर रहा है। तो इसमें ज्यादा फोर्स नहीं लग रहा है क्योंकि ब्लड नीचे आ रहा है, तो दरवाजे ओपन हो गए तो ऑटोमेटिकली वो नीचे जाएगा। लेकिन एट्रियल कॉन्स्ट्रिक्ट होगा जिसकी वजह से कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ ब्लड कहाँ पे आ जाएगा? वेंट्रिकल में। तो उसकी वजह से ये ग्राफ उसमें ज्यादा कर नहीं लेता, हल्का कर लेता है क्योंकि उसमें ज्यादा फोर्स लगा नहीं है। तो ये हो गया एट्रियल सिस्टोल, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ दोनों एट्रियल। अब जब ब्लड वेंट्रिकल में आ रहा है और इम्पल्स दोनों वेंट्रिकल के मसल्स में स्प्रेड हो रहे हैं जिसकी वजह से वेंट्रिकल कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है। तो कॉन्स्ट्रिक्ट होने के बाद उसको क्या करना है? ब्लड यहाँ पे इस जगह पे एक ओपनिंग है, इस जगह पे एक ओपनिंग है, दोनों ओपनिंग में ब्लड इनको पुश करना है। तो ब्लड ऊपर की तरफ पुश करना है, तो उसके लिए ये हार्ट क्या करता है? हल्का एक रिलैक्सेशन देता है। ये देखो यहाँ पे वो जुड़ा है, दिखा है। तो ये क्या हो गया? एट्रियल डायस्टोल हो गया। ये क्या हो गया? एट्रियल डायस्टोल हो गया। वो हो सकता है 0.1 हो सकता है वो 0.6 से लेकर 7 तक वो हो सकता है, वो कंसिडरेबल है। तो वो क्या लेता है? हल्का पॉइंट देना, मतलब एट्रियल डायस्टोल हो गया। यहाँ पे एट्रियल डायस्टोल हो गया। उसके बाद क्या हो रहा? वेंट्रिकल सिस्टोल चालू हो रहा। वेंट्रिकल सिस्टोल चालू हो रहा तो ये क्या कर रहा? फोर्स ले रहा, इतना फोर्स ले रहा ताकि ज्यादा से ज्यादा पूरा कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ ब्लड वेसल में पुश करे, इसलिए पूरे फोर्स से वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा। तो उसका ग्राफ फोर्सफुली ऊपर जा रहा और उतने ही फोर्स से वो नीचे आ रहा। तो ये हो गया कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ हार्ट, मतलब वेंट्रिकल सिस्टोल, ठीक है। क्योंकि इसमें फोर्स ज्यादा लगा, इसलिए जितना फोर्स लगा उतना ग्राफ ऊपर जा रहा है और उतने ही फोर्स से वो नीचे आ रहा। ब्लड ऊपर पुश करना है, फोर्स ज्यादा लगा, ताकत ज्यादा है, इसलिए बच्चों ये खराब है। अब उसके बाद ये जो पॉइंट है नीचे उतरा हुआ इस लेवल से, ये क्या है? वेंट्रिकल डायस्टोल है। क्या है? वेंट्रिकल डायस्टोल। ये 0.3 तक या 0.4 तक या 0.5 तक हो सकता है, डिपेंड है, ठीक है। तो मतलब वेंट्रिकल सिस्टोल ए, सॉरी एट्रियल सिस्टोल ए, एट्रियल डायस्टोल ए, वेंट्रिकल सिस्टोल ए, वेंट्रिकल डायस्टोल ए, हो गया इवेंट। अब उसके बाद क्या होता है? पूरा हार्ट रिलैक्स होता है, मतलब कार्डियक डायस्टोल हो रहा, ये 0.4 का, तो ये ज्यादा समय ले रहा, 0.4 सेकंड का रिएक्शन ले रहा, तो ग्राफ ये ज्यादा बता रहा, कर्व इससे ज्यादा बता रहा, 40 पॉइंट्स डिनोट कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा कार्डियक साइकिल। एट्रियम में ब्लड आना, वेंट्रिकल में ब्लड आना, वापस ब्लड वेसल में चले जाना। उसके लिए उसे इम्पल्सेस लगते, करंट कंडक्शन लगता है, और वो करंट कंडक्शन स्प्रेड करने का काम एसी नोड और एवी नोड ये दोनों करते हैं, जिससे एट्रिया कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, वेंट्रिकल भी कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, हार्ट रिलैक्स होता है। तो ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज नोन एज द कार्डियक साइकिल व्हिच इज 0.8 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इस पे आगे चलते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। हमने कौन से पॉइंट देखे? कार्डियक कंडक्शन भी देखे, कार्डियक साइकिल भी देखे, हार्ट बीट भी देखे, स्ट्रोक वॉल्यूम भी देखे, और हमने ईसीजी भी यहाँ पे बता दिया ताकि आप लोगों को इसी के साथ ईसीजी भी समझ में आ जाए, ठीक है बच्चों। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए।
बच्चों अब हमने जो देखे हैं हार्ट के बारे में, सिस्टोल, डायस्टोल और ईसीजी, तो इसी से रिलेटेड एक पॉइंट है हमारा, वो है ब्लड प्रेशर। तो हम इसको भी अभी कंटिन्यू में ले लेते हैं, जिससे आप लोगों को और अच्छे से और आसानी से समझ में आ जाएगा। हम जब ब्लड को पंप करते हैं हार्ट में, तो हार्ट में एक तरह से उसमें फोर्स रहता है। आप देखिए घर में पानी का पंप होता है, उसमें से पानी वाटर फोर्सफुली ट्यूब में आता है, तो उस ट्यूब को हम टच करते हुए उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। ये वाइब्रेशन क्यों आता है? क्योंकि प्रेशर जनरेट किया पंप ने, जो प्रेशर के साथ पानी को भेज रहा है पाइप में, और पाइप में उसी की वजह से प्रेशर जनरेट हो रहा है और प्रेशर से पाइप में वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है। इसी तरह का सेम इवेंट हमारे हार्ट में होता है। जब हार्ट में इस तरह का पंप करके ब्लड को फोर्सफुली पुश किया जाता है आवर्टा में, तो आवर्टा पहली आर्टरी है जो हार्ट से अटैच रहती है, जिसकी वजह से आवर्टा में इस तरह का प्रेशर जनरेट हो जाता है और जिसकी वजह से उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, तो उसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। द प्रेशर और टेंशन pressure are produced in the blood vessels by heart during pumping is known as blood pressure. The pressure are produced in the blood vessels by heart during pumping is known as blood pressure. ये भी दो तरह के होते हैं, एक होता है डायस्टोल और एक होता है सिस्टोल। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक वर्ड हमने यहीं पे कार्डियक साइकिल में देखे थे, तो इसी के लिए मैं आपको ये कंटिन्यूस में ले रहा हूँ, क्योंकि सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों इसमें आने चाहिए, आपको समझना चाहिए। अब देखिए जैसे ब्लड फोर्सफुली ब्लड वेसल में आ रहा है, तो उस वक्त उसका वाइब्रेशन बढ़ जाता है, तो वो हो गया सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब वो फोर्सफुली उस एरिया से निकल जाता है, तो उसके बाद दूसरा ब्लड आने तक में वो क्या हो जाती है, ब्लड वेसल थोड़ी सी नॉर्मल हो जाते हैं, इवेंट कम हो जाते हैं, तो उसी को बोलेंगे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। मतलब ब्लड प्रेशर इंक्रीजिंगली ब्लड उसके साथ बढ़ रहा है, जब तक ब्लड वेसल में है, तो वो हो गया सिस्टोलिक। और ब्लड आगे कुछ होने के बाद दूसरा ब्लड आने तक वो रिलैक्स पोजीशन में आ जाती है, वो हो गया डायस्टोलिक। समझ में आ गया? तो कंटिन्यूसली ब्लड तो चलते रहता है, लेकिन हल्का इवेंट कब आता है, जैसे हार्ट रिलैक्स रहता है उसी वक्त उस ब्लड वेसल में थोड़ा सा रिलैक्सेशन प्रोड्यूस होता है, उसी को बोलेंगे डायस्टोलिक। तो ये सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है, इसका नॉर्मल काउंटिंग होता है 90 to 120 mmHg, और डायस्टोलिक का होता है 60 to 90 mmHg। ये नॉर्मल वैल्यू होती है। मतलब सिस्टोलिक 90 से 120 होना चाहिए और रिलैक्सेशन 60 से 90 तक होना चाहिए। ये है डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। ब्लड प्रेशर किसका होता है? ब्लड वेसल का। ब्लड वेसल में जो प्रेशर जनरेट हो रहा है ब्लड सर्कुलेशन के वक्त, वो है ब्लड प्रेशर। उसी को हम क्या बोल रहे हैं? ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर में mmHg जो वर्ड हमने यहाँ पे दिया है, तो ये यूनिट किस तरह से आया? तो जो ब्लड प्रेशर मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका नाम है स्पिग्मोमैनोमीटर। स्पिग्मोमैनोमीटर ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट यूज होता है ब्लड प्रेशर डिटेक्ट करने के लिए या चेक करने के लिए, मेजर करने के लिए। स्पिग्मोमैनोमीटर, ये स्पिग्मोमैनोमीटर नाम का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें एक स्केल होती है जिसकी रीडिंग एमएम होती है, जिसकी रीडिंग
mm होती है और उसमें मरकुरी का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए mmHg यूनिट इसको दिया हुआ है, इसलिए mmHg यूनिट इसको दिया हुआ है। अब हम इसकी वर्किंग समझते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की। तो आपने देखा होगा डॉक्टर लोग हाथ पे ऐसा कपड़ा लपेटते हैं और मशीन में बॉक्स होता है उसको ऐसे पुश करते हैं, फिर कान में लगाते हैं और उसके द्वारा ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। तो चलो हम ये वर्किंग कंडीशन उसकी समझते हैं। तो जो इंस्ट्रूमेंट डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं, तो पहली बात तो जो कान को लगाते हैं उसको स्टेथोस्कोप बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप, ठीक है। यहाँ पे जो लगाते हैं इसको बोलते हैं पल्स, यहाँ पे जो कपड़ा लगाते हैं उसको बोलते हैं पल्स। हाथ में जो रबड़ का बबल होता है, बलून, उसको बोलते हैं बबल। और वो जो मीजर करने की जो होती है वो है स्फिग्मोमैनोमीटर की स्केल या गैजेट, ठीक है। ये हो गया उसके इंस्ट्रूमेंट के नाम। अब हम देखते हैं बीपी कैसे लेते हैं। पहले तो यहाँ पे कपड़ा लपेटा जाता है, वहां से दो ट्यूब निकलते हैं, एक मशीन में जाते हैं जहाँ पे स्केल लगे, एक डॉक्टर के पास होता है जिसमें बॉक्स होता है, उसमें ट्यूब होती है, रिंग स्क्रू, उसको खोल दो, फिर उसको टाइट कर दो और फिर उसको पुश करो तो इसमें हवा भर जाती है, जिसकी वजह से ये पूरा ब्लॉक हो जाता है और ब्लड वेसल के ऊपर प्रेशर जनरेट हो जाता है। साथ में स्टेथोस्कोप का जो छोटा सा सर्कुलर पार्ट होता है जिसे चेस्ट पीस बोलते हैं, उसे चेस्ट पीस बोलते हैं, वो यहाँ पे रखते हैं और कान में जो रखते हैं उसको बोलते हैं ईयर पीस। वो कान में लगाते हैं, उसको यहाँ लगा के रखते हैं। अब वो क्या करते हैं, प्रेशर 120 के ऊपर लेके चले जाते हैं और उसको धीरे धीरे उसको खोलते हैं, जिससे तो हवा कम कम होते जाते हैं, तो रीडिंग जो मीटर स्केल पे होती है वो भी धीरे धीरे नीचे आती है। तब वहां पे हमें बीट सुनाई देती है, टप 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 टप। तो ये जिस वक्त बीट हमको सुनाई देना स्टार्ट हो गया, वो हो गई सिस्टोलिक रीडिंग, वो हो गई सिस्टोलिक रीडिंग। वो हुक सबको जो है 110 पे हमको क्या हो गया, बीट साउंड सुनाई दिया, तो ये हो गया 110 पे, तो ये हो गया सिस्टोलिक रीडिंग। फिर डॉक्टर उसको और नीचे 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 लाने की कोशिश करते हैं और ऐसा समय आता है जहाँ पे वो साउंड आना बंद हो जाता है, स्टॉप। जहाँ पे वो साउंड आना स्टॉप हो गया तो वो हो गया 90 में जी, यहाँ पे हमको साउंड आना स्टॉप हो गया, तो उस पर्सन का बीपी कितना हो गया, 110 से 90, मतलब नॉर्मल बीपी है। तो इस तरह से स्फिग्मोमैनोमीटर का इस्तेमाल करके बीपी चेक किया जाता है, नॉर्मल है कि ज्यादा है। कभी कभी क्या होता है 120 के ऊपर अगर चले जाए तो बीट सुनाई नहीं देते, तो नॉर्मल होता है। लेकिन 120 के ऊपर जा रहे हैं, 130 के ऊपर जा रहे हैं, 140 के ऊपर जा रहे हैं और बीट कंटिन्यूसली और सुनाई दे रही है और ज्यादा सुनाई दे रही है, तो इसका मतलब ये होता है बच्चों कि उसे ब्लड प्रेशर है, बीपी उसका बढ़ गया है, ज्यादा टेंशन आ गया ब्लड प्रेशर में। और अगर वो नॉर्मल लेके आ रहे हैं नीचे नीचे नीचे, तो वो कम होने की बजाय इस साकर पे या इस नंबर पे बीट सुनाई देना बंद हो जाए तो बीपी बढ़ गया है। और कभी कभी ऐसा होता है कि 120 के पास लेके जाओ सुनाई नहीं देता, वो धीरे धीरे नीचे लाओ तो भी सुनाई नहीं देता, 90 के नीचे लाओ तो सुनाई देता है, तो इसका मतलब बीपी क्या हो गया, कम हो गया। फिर अगर उसको सुनाई देना बंद इसके नीचे हो जाए तो बीपी क्या हो गया, लो हो गया, तो हो गया बीपी हाई होना और बीपी लो होना, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो होता है प्रेशर जनरेट इन द ब्लड वेसल। उसे डिनोट करने के इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर, और इसमें हम दो रीडिंग लेते हैं, सिस्टोलिक की और डायस्टोलिक की। तो बच्चों यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, तो ये हम स्टॉप करते हैं, कंटिन्यू लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे बच्चों।